नमस्कार दोस्तों, मैं रविशेखर कुमार अपने एजुकेशनल चैनल जीएस सब्सक्राइबर पर पुनः एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने सुपर 10 के नाम से करंट अफेयर्स का एक सीरीज शुरू किया था, जिसमें 10 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हमने आपसे चर्चा किया था। हमने आपसे यह भी कहा था कि यह करंट अफेयर्स हम सरस्वती बीपीएससी पीटी को ध्यान में रखते हुए बना रहे हैं या गेस कर रहे हैं। उस समय हमने डिस्क्रिप्टिव मोड में आपको बताया था, साथ ही साथ आपसे यह भी कहा था कि हम यह क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव फॉर्म में भी आपके सामने लाएंगे। तो उन्हीं 10 महत्वपूर्ण बिंदुओं से हमने 14 छोटे छोटे सवाल को निकाला है, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। आइए हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से हमारे सामने यह सवाल है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि 105वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है। तो मैं आपको बता दूं कि 105वां संविधान संशोधन राज्यों के अधिकार के बढ़ाने से संबंधित है। आइए हम इसको ऐसे समझते हैं। मैंने आपको बताया था कि वर्ष 2018 से पहले राज्यों के पास यह अधिकार था कि राज्य अपने राज्य में निवास करने वाले जातियों को या वर्गों को ओबीसी श्रेणी में डाल सकता है, ताकि उसे ओबीसी वाले को मिलने वाला जो रिजर्वेशन था उसका फायदा उन्हें भी मिल सके। लेकिन वर्ष 2018 में 102वां संविधान संशोधन जब हुआ, तो उस संविधान संशोधन में राज्य से यह अधिकार छीन लिया गया था। अब राज्य उस प्रकार का अधिकार नहीं रखता था कि अपने राज्य में निवास करने वाले किसी वर्ग या जाति को ओबीसी में रख सके। लेकिन 105वां संविधान संशोधन के बाद पुनः 2018 से पहली वाली स्थिति आ गई। अब राज्य पुनः अपने राज्य में निवास करने वाले किसी जाति या वर्गों को ओबीसी की श्रेणी में रख सकता है, और उससे ओबीसी को मिलने वाले आरक्षण की तरह उन्हें भी फायदा मिलेगा या उन्हें भी आरक्षण मिलेगा। दोस्तों, यहाँ से एक सवाल आपसे और पूछा जा सकता है कि 105वां संविधान संशोधन जो वर्ष 2021 में हुआ था, वह विधेयक के रूप में कौन सा विधेयक था। तो मैं आपको बता दूं, यह एक 127वां विधेयक था। यानी 105वां संविधान संशोधन जो हुआ है, अगर वह विधेयक के बारे में हम बात करें तो वह 127वां विधेयक था। उसके बाद दूसरा सवाल हमारे सामने है कि गुजरात की वह 2 आर्द्रभूमियां जिन्हें रामसर स्थलों की सूची में जगह दी गई है। मैं आपको बताऊं कि थोल झील एवं बाघवाना, या कहीं कहीं बाढ़वाना भी लिखा हुआ आपको मिलेगा। यह 2 ऐसे आर्द्रभूमि हैं जिन्हें रामसर स्थलों की सूची में जगह दिया गया है। ये सवाल काफ़ी महत्वपूर्ण है। निश्चित रूप से आप यह ध्यान में रखें कि बीपीएससी पीटी में ये 2 सवाल में से कोई एक सवाल आपको देखने के लिए निश्चित रूप से मिलेगा। आइए हम लोग तीसरा सवाल देखते हैं। हरियाणा की वह 2 आर्द्रभूमियां जिन्हें रामसर स्थलों की सूची में जगह दी गई है, तो वह है सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान एवं दूसरा है भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य। मैं आपको बताऊं कि भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य एक कृत्रिम जलाशय की तरह है, और वह मीठा जलाशय है, मीठे पानी का जगह है या मीठे पानी का आर्द्रभूमि है। आप इसे ध्यान रखेंगे, यहाँ से सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। इसी के साथ साथ एक चीज मैं आपको और बता दूं कि भारत का सबसे प्रथम आर्द्रभूमि चिल्का झील है, जिसे रामसर स्थलों में सबसे पहले जगह दिया गया था। एक बार आप पुनः सुने। भारत का चिल्का झील जो उड़ीसा में स्थित है, वह पहला रामसर स्थल के रूप में, पहला आर्द्रभूमि रामसर स्थल के रूप में इसमें सूचीबद्ध किया गया था। वह चिल्का झील एक लैगून झील है, उसे आप ध्यान में रखेंगे। उसके बाद चौथा सवाल है, भारत अपने आज़ादी का 75वां वर्षगांठ 2021 में मनाया। इसके उपलक्ष्य में कौन सा महोत्सव मना रहा है। तो मैं आपको बताऊं कि भारत ने अपने आज़ादी का 75वां वर्षगांठ वर्ष 2021 में मनाया है। उसी आज़ादी के 75वां वर्षगांठ को या के उपलक्ष्य में
भारत अपना आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। भारत आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। उसके बाद 5वां सवाल है, प्रधानमंत्री मोदी स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अब तक कितने बार लाल किले पर झंडा फहराए हैं? तब तक उन्होंने 8वीं बार झंडा फहराया है। मैं आपको बताऊं, उस विस्तृत वीडियो में भी हमने आपसे चर्चा किया था कि अटल बिहारी वाजपेयी प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे जिन्होंने सर्वाधिक 6 बार तक लाल किले पर झंडा फहराया था, और वह भी बीजेपी से संबंधित थे। प्रधानमंत्री मोदी भी बीजेपी से संबंधित हैं, लेकिन इन्होंने प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए वर्ष 2021 में 8वीं बार लाल किले के प्राचीर से झंडा को फहराया है। तो यहाँ पर एक सवाल आपको देखने के लिए मिल सकते हैं कि अब तक प्रधानमंत्री मोदी ने कितने बार लाल किले पर झंडे को फहराया है? तो वह 8 बार फहराया है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि कांग्रेसी प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अब तक 17 बार लाल किले के प्राचीर से झंडा फहराया है, जबकि श्रीमती इंदिरा गांधी ने 16 बार झंडा फहराया है। उसके बाद अगर मैं बात करूं प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की, तो वह 10 बार झंडा फहरा चुके थे, जबकि एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री चंद्रशेखर थे जिन्होंने कभी भी झंडा नहीं फहराया, या हम यह कह सकते हैं कि उनके कार्यकाल में 15 अगस्त था ही नहीं। उसके बाद गुलजारी लाल नंदा ऐसे कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे, वह 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे, उन्होंने भी कभी झंडा नहीं फहराया था। लेकिन यहाँ पर आपको यह महत्वपूर्ण सवाल देखने के लिए मिल सकता है। उसके बाद मैं दूसरा सवाल, नेक्स्ट 6ठा सवाल पे आऊँ। प्रत्येक 14 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी ने किस दिवस के रूप में मनाने की घोषणा किया है? तो विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में, विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है, या उन्होंने घोषणा किया है। मैं आपको बताऊं कि देश आज़ाद होने के बाद हमारा भारत 2 भाग में बट गया था, वह दिन 14 अगस्त ही था। उसी बात को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा इस प्रकार का घोषणा किया गया। तो आप इसे ध्यान में रखेंगे कि प्रत्येक 14 अगस्त को अब विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाएगा। उसके बाद 7वां सवाल है, भारत का वह प्रथम आर्द्रभूमि जिसे रामसर स्थल में शामिल किया गया था, तो वह चिल्का झील है, जो मैंने आपसे शुरू में ही बता दिया था। उसके बाद है, भारत किस देश के साथ AK-103 राइफलें खरीदने का समझौता किया है? तो यह काम भारत ने रूस के साथ किया है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इससे पूर्व भी रूस के साथ हमारा एक समझौता हुआ था, जिसके अंतर्गत AK-203 राइफल बनाने का फैक्ट्री उत्तर प्रदेश के मेरठ में बनाने की घोषणा की गई थी। हालांकि अभी वहां इस प्रकार का कुछ भी बनाने का काम नहीं हुआ है। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट सवाल कि पृथ्वी अवलोकन उपग्रह, जिसे हम अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट कहते हैं, पृथ्वी अवलोकन उपग्रह यानी अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 3 किस रॉकेट से प्रक्षेपित किया गया? तो यह GSLV F10 से प्रक्षेपित किया गया। तो मैं आपको बताऊं कि GSLV F10 यह एक रॉकेट है। यह भी सवाल आपको देखे जा सकते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, आप इसे अपने नज़र में रखेंगे। मैं आपको फिर से एक बार बता दूं कि पृथ्वी अवलोकन उपग्रह, जिसे अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट भी कहा जाता है, जिसका नाम तीसरा दिया गया है, किस रॉकेट से प्रक्षेपित किया गया? तो GSLV से प्रक्षेपित किया गया। साथ ही साथ यह आप जान लें कि यह प्रक्षेपण इसरो के द्वारा किया गया है, और वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष के सिवन हैं। ये आपके जानकारी में होना चाहिए। आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट सवाल कि सिंगल यूज प्लास्टिक के उत्पादन, भंडारण व इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का फैसला सरकार ने कब से किया है? इस प्रकार का फैसला सरकार ने 1 जुलाई 2022 से किया है। यानी सिंगल यूज प्लास्टिक के उत्पादन, भंडारण, इस्तेमाल पर पूरी तरह से 1 जुलाई 2022 से प्रतिबंध लग जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट सवाल है, बुजुर्गों के जीवन स्तर के
आकलन के लिए जीवन का गुणवत्ता सूचकांक आर्थिक सलाहकार परिषद के अनुरोध पर किसने जारी किया? तो यह इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस ने जारी किया, कॉम्पिटिटिवनेस ने तैयार किया। फिर से देखें इसको, बुजुर्गों के जीवन स्तर के आकलन के लिए जीवन का गुणवत्ता सूचकांक आर्थिक सलाहकार परिषद के अनुरोध पर किसने जारी किया है? तो सबसे पहले मैं यह बता दूं, यह बनाया गया है इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस के द्वारा, यह तैयार किया गया है, जबकि इसे जारी करने का काम विवेक देवराय के द्वारा किया गया है। विवेक देवराय के द्वारा किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट सवाल है कि प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष कौन हैं? तो प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाह परिषद के अध्यक्ष विवेक देवराय हैं। विवेक देवराय जी के द्वारा ही ये जो आपका सूचकांक है वह जारी किया गया है। इसे भी ध्यान में रखें, यह भी सवाल काफी महत्वपूर्ण है, ये भी सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट सवाल है 50 लाख से अधिक बुजुर्गों की आबादी वाला राज्य में बिहार का कौन सा स्थान है? तो वह स्थान तीसरा है। वैसे स्थिति में बिहार को स्कोर दिया गया है 51.82, जबकि प्रथम स्थान पर राजस्थान है जिसका स्कोर 54.61 है। उसके बाद दोस्तों मैं आपको बताऊं कि छोटा किसान बने देश की शान का नारा किसने दिया? तो प्रधानमंत्री मोदी ने यह नारा दिया। उनका कहना है कि देश के 80% किसानों के पास 2 हेक्टेयर से भी कम भूमि है। मैं आपको बताऊं कि वैसा किसान जिसके पास भूमि 1 हेक्टेयर या 1 हेक्टेयर से कम है वह सीमांत किसान कहलाता है, लेकिन वैसा किसान जिसके पास भूमि 1 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर के बीच होता है वह लघु किसान कहलाता है, वह लघु किसान कहलाता है। हमारे देश में अगर हम देखें 80% वैसे ही किसानों का संख्या है, वैसे ही किसानों का संख्या है जिनके पास 1 से 2 हेक्टेयर यानी कि 2 हेक्टेयर से कम भूमि बचा है। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें एक सवाल और यहाँ पर जुड़ता है। प्रधानमंत्री के द्वारा यह भी कहा गया है कि भारतीय किसानों की आय दुगुनी कर दी जाएगी। किस वर्ष तक? तो वह वर्ष भी 2022 होगा, वह 2022 रखा गया है कि भारतीय किसानों की आय दुगुनी कर दी जाएगी 2022 तक। क्या होता है नहीं होता है यह भविष्य के गर्भ में है। आने वाला समय जिस प्रकार का डेटा हमें देगा पुनः हम आपसे उस बारे में बात करेंगे। दोस्तों मुझे आशा है यह आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर ऐसा लग रहा है कि थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है तो आप जो इसका डिस्कशन वीडियो हम पहले ही दे चुके हैं उसको देखिएगा, तमाम बातें आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगी। इसका पहला सीरीज हमने आपको दिया, पहला सीरीज के अंतर्गत ऑब्जेक्टिव भी हमने दिया, उसके बाद पुनः हम दूसरा तीसरा वीडियो आपके सामने अब लाते रहेंगे। अब वीडियो आपको कंटिन्यू मिलता रहेगा। मुझे विश्वास है कि आपको यह बातें समझ में आई होगी। अगर आपको यह बातें समझ में आई तो निश्चित रूप से आप हमारे चैनल GS सब्सक्राइबर को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।